Welcome once again, welcome back, and my name is Sahil Lodi. You are actually listening to मेरा FM 107.4. And क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक है? Yes, I'm alright. I am not wearing my headgear today. There are various reasons. I'm not going to tell. But anyways, I am not feeling well. But anyways, wherever you are, if you're listening to me, then you're listening to your own show. Paji, तुसी बड़े great हो, रसगुल्ले दी plate हो, अंडे दा आमलेट हो, पेप्सी दी crate हो. Yeah. You know exactly what the drill is. But it's wet out there. It's really, really wet. So please be careful. It's slippery out there. And, there's a lot to be, worried about. There's a lot to be thankful about. Worried about कि ये दिन और monsoon कितने दिन चलेगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र है. And thankful कि, we're alive. And we're alive. So that's what it's there. But honestly, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इतनी बारिशें होती हैं. फर्ज कीजिए कि हमारे पास हमने डैम्स बनाए होते. I don't want to start off with that. लेकिन अगर हमने डैम्स बनाए होते तो आपको पता है ना कि हम इस वक्त बहुत अच्छी, बहुत सॉलिड पोजीशन के अंदर होते. एंड आई रिमेंबर कि जापान के अंदर, चाइना के अंदर बेतहाशा बारिशें होती हैं और वहाँ डैम्स बेतहाशा थे. इरिगेशन के काम आते हैं, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं. जब आपके लेवल्स, कभी आपका ड्राउट आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो उसके लिए डैम्स में जो स्टोरेज होती है पानी की, वो काम आ जाती है. और बहुत सारे प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं उन डैम्स के जरिए, उन पानी के जरिए आप बिजली पैदा कर सकते हैं. देयर इज सो मच दैट यू कुड डू, देयर इज सो मच दैट यू कुड डू. लेकिन एज ऑलवेज हम एड हॉक बेसिस पे काम करते हैं. 75 साल से हमारे यहाँ बारिशें हो रही हैं और 75 साल से हमेशा वही इलाके ज़ेरे आब आते हैं जो इलाके ज़ेरे आब आते हैं. सो आई डोंट गेट इट, आई डोंट अंडरस्टैंड. आज का दिन जो था बड़ा मुतहर्रिक दिन था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर. शहबाज गिल साहब को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे, 2 रोज़ा या कुछ उसके बाद एक्सटेंड हो जाएगा, वो हवाले कर दिया गया है. किस्सा है एक मोबाइल फ़ोन का, किस्सा है एक लैपटॉप का, कुछ ऐसे इंकशाफात का, कुछ ऐसे इतराफ़ों का जो शायद उनकी ज़बानी हुए हैं. और जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्होंने भी अब उनको तकरीबन डिच कर दिया है. शहबाज गिल साहब को सारा मलबा जो है उन पर डाल दिया गया है. और जाहिर है अगर वो मोबाइल फ़ोन जो उस ड्राइवर के पास है बकौल शहबाज गिल साहब के, बकौल अथॉरिटी इदारों के, अगर वो मिल जाता है तो उसका फोरेंसिक्स होगा. और अगर उनका लैपटॉप मिल जाता है तो उसका फोरेंसिक्स होगा. पाकिस्तान का जो मतलब पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो बड़े अजीब तरह से बढ़ रहा है आगे. लोग ये कह रहे हैं, मानने वाले ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे. खान साहब ने एक थ्योरी पेश की है जिसके मुताबिक कि अगर उनको नाअहल कर दिया जाता है तो फिर नवाज शरीफ साहब को लाया जाएगा, फिर दोनों की नाअहली को चैलेंज किया जाएगा एंड फिर दोनों को अहल कर दिया जाएगा. तो इन इधर के हिसाब देखो ये सिनेरियो क्या है. अच्छा खासा एक खामखा का सिनेरियो बना हुआ है. एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, बट द प्रॉब्लम इज कि कहीं बीच पाकिस्तान फंस के रह गया, उसकी तरक्की जो है वो फंस के रह गई है. सब गॉट नो आइडिया हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी, बट इट्स रियली 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 बैड. आज डॉलर ने फिर थोड़ा सा 10 पैसा का जंप लिया है एंड आई गॉट स्कैर्ड बिकॉज ये मुमकिन है कि 10 पैसे का आज जंप लिया है तो कल ज्यादा जंप ले ले तो फिर आप क्या कर लेंगे. देयर इज नथिंग दैट यू कुड डू. IMF से लोन जो है वो जाहिर अभी आपको कह तो दिया गया है. अब जो उनकी कमेटी बैठेगी, आई थिंक यू हैव साइंड द पेपर एज वेल, तो अब जो उनकी कमेटी बैठेगी वो फैसला कर देगी कि आपको कब किस्त मिलनी है. फॉर्मेलिटी होती है बट आपको मिल जाएगी किस्त. बट इट्स अमेजिंग टू फील कि कमाल है जी. अच्छा, एतराज़ात दोनों तरफ से थे. PTI ने एतराज़ किया, वो जो उनका जो क्या नाम है, जलसा जो था, क्या कहते हैं, जो सुबह फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी थी कि वहाँ पर तकरीबात में रक्स नहीं होना चाहिए था एंड ऑल दैट. फिर PTI के जलसों में बेतहाशा रक्स हुआ. जो 14 अगस्त की तकरीबात थी उसके अंदर बेतहाशा रक्स हुआ. सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस बिकॉज हम सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कमाल हासिल है. वो चाहे PTI हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो. It's all about them. It's never about any of us. It's never about Pakistan. It's never about. I don't think it's ever about Pakistan. Because अगर ये पाकिस्तान के बारे में होता तो सारे के सारे मिल के बैठ सकते और बात कर सकते. चाहे मिल गई नहीं लिया. आज पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है कि हम we should talk about. हालांकि हसीन मौसम है, बहुत हसीन मौसम है. And I hope and pray कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से हों और रवा तवा हों अपने घरों की जानिब. And then you should go home, rest, be with your family, be with your kids, your wife, your sister, your mother, your daughter, your whoever your siblings are, उनके साथ रहें. But please do understand one thing. Please do understand when it comes to trusting on any of the politicians, please don't उन पर ट्रस्ट मत करें. Because मैं ये नहीं कह रहा कि वो सच्चे नहीं होते, वो अच्छे नहीं होते, वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं अपने लिए. हमारे लिए थोड़ा सा ना ये क्राइटेरिया जरा अलग हो जाता है. हम लोग वो कहते हैं ना कि चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग, इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ. आज जरा कैमरे का एंगल भी इधर रखा हुआ तो मुझे I've got no idea. I mean if
this is what it is. But yeah, that's what it is. I don't know. By the way, एक और सिनेरियो है जो मेरी जिंदगी का है. आज मैंने फाइनली फिगर आउट कर लिया है कि मैं जिम क्यों नहीं जा सकता. मैं उसका आपको रीजन बताता हूँ. A no time, B no time, C no time. But then again कुछ लोग कहते हैं कि बल्कि मैं ही कहता हूँ कि यार अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको टाइम निकालना चाहिए. नहीं निकालना चाहिए. But then again I live in मलीर कैंट. मेरा जिम जो है वो है आई चुंदरीगढ़ रोड पे. नाउ इमेजिन फ्रॉम मलीर कैंट टू आई चुंदरीगढ़ रोड इट्स अ ह्यूज डिस्टेंस टू कवर. मतलब मैं लिटरली टेक्स मी hour and a half in the morning क्योंकि मैं निकलता हूँ घर से तकरीबन 7 बजे. So if I leave home by नहीं sometimes it takes me 2.5 hours depending. और अब तो स्कूल खुल गए तो ट्रैफिक बेतहाशा होता है. 4 फुहारें पड़ जाए तो कमाल ही हो जाता है. मतलब 2-2.5 घंटे भाई खड़े हुए आप ट्रैफिक के अंदर. और मतलब मैं 9:30 बजे जब जिम पहुंचता हूँ तो मेरा दिल ये चाहता है कि बजाय भागने के को मेरा मसाज करना शुरू कर दे बिकॉज you're so tired sitting in the car. अच्छा दूसरी बात और दूसरी बात जो बड़ी मजे की होती है सुबह सुबह के वक्त ना आप देखा करें पीछे से 2 चीजें होती हैं. हर आदमी हॉन्क करता है. हॉर्न दबा रहा होता है. आगे कहाँ उड़ जाएगा बंदा. कहाँ पर जाएगा. आगे भी गाड़ियां लगी हुई हैं. खुदा का वास्ता धीरे से रखो यार हो जाता है. एंड देन एक और चीज होती है जो बड़े मजे की होती है. वो होती है जो जिग जैग कटना शुरू हो जाती है गाड़ियां. अच्छा हमारे कुछ चीते ऐसे होते हैं वो ना लेन का जो पट्टी होती है ना लेन की उसके बीच में रखते हैं. जहाँ जगह मिलेगी वहां वो घुस जाएगा या घुस जाए. दैट्स जस्ट अजीब. अच्छा फिर उसके अलावा एक और चीज होती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. और वो जब सुबह सुबह के वक्त ये जो कारपूल्स होते हैं ना उसके अंदर अब तो बहुत सारी वैन्स लगी हुई होती हैं. उसके अंदर 90% लोग सो रहे होते हैं. 90% people are sleeping, not the driver, just the people are sleeping. और वो बेचारे ये सोच रहे होते हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए मुझे क्या नहीं करना चाहिए. I'm telling you, this is our mornings. और मुझे बड़ा वो भी लगता है कि यार काश थोड़ी सी फैसिलिटीज हमको और मिल जाती. थोड़ा सा हम पे इतना ट्रस्ट कर लिया जाता कि यार we're decent people, we're kind people. तो थोड़ा सा हमको कुछ ऐसा दे दिया जाता जिससे हम कोई चीज टेंजिबल तो होती ना हमारे पास. सारा दिन की दौड़ धूप सारा दिन की बकवास ए नींद मुझे माँ की तरह गोद में ले ले. ए नींद मुझे माँ की तरह गोद में ले ले. दिन भर की मुशक्कत से बदन टूट रहा है. It gets very very difficult. Anyways, I'm gonna play this. Again, welcome back and I hope and pray that you guys are doing okay. मेरा BGM जो है कहाँ रखा हुआ है बेटा मुझे BGM बता दें. I don't know this. मुझे BGM बता दीजिए. उसको रख दीजिए इधर. बल्कि एक काम करो इधर आओ. मेरा BGM इधर ही रख दो यार. जस्ट इसी पे रख दो. ठीक है इधर ही रख दो. हाँ इस तरह तो नहीं आएगा ना. हाँ इधर रखो ना. इधर रख दो बस BGM इधर ही रख दो. लाइफ के अंदर ना सिंपल चीजें पसंद करता हूँ. लिटरली बता रहा हूँ. मेरे पास जो भी है मतलब अगर आप इवन किसी भी मेरी व्हीकल को ले लें तो उसमें भी सिर्फ मैं सिंपली एक ही की जो है वो इस्तेमाल करता हूँ. और चीजें ऐड नहीं होती. इट्स वेरी वेरी सिंपल. आई डोंट नो मुझे हर चीज जैसे इवन अमोर की मैं आपको बात बताऊँ. मेरी अपनी जो ब्रांड है उसमें बात बताता हूँ. मैंने जब वेट लॉस की टैबलेट्स निकाले थे तो या जो कैप्सूल निकाले थे उसमें मैंने कहा था एक मतलब आपको 4, 5, 6 गोल कैप्स खाने की जरूरत नहीं. आपको सिर्फ एक टैबलेट लेनी हो और आपका जो वेट है वो गिरना शुरू हो जाए. और उसके बाद आप हर रोज बस नाश्ते के बाद एक गोल कैप ले लें और फिर उसके बाद आप इसको खाएं और महीने के अंदर 3 से 4 इंचेस आपकी वेस्ट लाइन से कम हो जाएंगे और आपकी ओवरऑल बॉडी फैट जो है वो कम हो जाएगा. अक्सर लोगों ने मुझसे कहा कि अच्छा फिर इसका नाम क्या होना चाहिए कुछ इसी तरह से. तो पता नहीं क्यों जिस बात पे मेरा जहन सेट हो जाए उस पर हो जाता है. तो और चूंकि जाहिर है इसको हमको ड्रैप में लिस्ट करवाना था तो मैंने फिर इसको सजेस्ट किया एक नाम और उसका नाम फिर हमने रखा कर्व. तो अमोर गोल्ड कैप्स कर्व ये हमने नाम रखा. और दैट वाज रियली गुड. और आज तक ये हमारा बेस्ट सेलर है. और उसका रीजन ये है कि वी हैव केप्ट इट रियली सिंपल. द बॉटल इज रियली सिंपल. द स्टफ इज रियली अमेजिंग. तो मुझे ऐसे लगता है कि क्या हुआ या ओके सही है पक्की बात है. आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट. एनीवेज तो कोई बात नहीं होता. दैट्स ओके कोई बात नहीं होता. लाइफ में होता सब कुछ होता है. तो आई एम टेलिंग यू कि आप चीजों को सिंपल रखा करें. सिंपल चीजें अच्छी होती हैं बहुत अच्छी होती हैं. एंड दे वर्क यूजुअली दे वर्क. I'm going to play my BGM and it's kind of nice. I don't know which one is this. Let me hear it. वही वाला जो मेरा वाला वही वाला. All right. So मौसम है आशिकाना
अच्छा, देयर वाज अ टाइम व्हेन हम लोग जब हिंदुस्तानी गाने भी चलाते थे एंड दोस वर रियली गुड टाइम्स. अच्छा था. एंड देन यानी जाहिर है उनके यहाँ हमारे ड्रामे भी चलते थे. बट देन एक जो हमारा पेनफुल एक जो पॉइंट है और वो पूरी दुनिया के लिए एक सोर थम है, एंड दैट इज कश्मीर. और उस पे मैं इसको पॉलिटिकल नहीं करना चाहता, लेकिन कम से कम आज इतना जरूर है कि पूरी दुनिया जो है वो हमारा मैसेज देख रही है, पाकिस्तान का मैसेज देख रही है, पाकिस्तान की चीज़ों को देख रही है. लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद कश्मीर के मामले में भी हम बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को उठाने में बहुत कामयाब नहीं हुए. उसका रीज़न बड़ा सिंपल है और उसका रीज़न ये है, अगेन इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दिस वन थिंग कि जब तक हमारा ये कशकोल रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे. तो ये कशकोल जो है ये हमें चैन नहीं लेने देता. हमें इस कशकोल को ख़त्म करना था और बजाय इसके कशकोल ख़त्म करने के हम इस कशकोल को और बढ़ाने में लगे में. नून लीग से पूछो तो वो कहते हैं जी तारीख का सबसे बड़ा कर्जा जो है वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने लिया है, जो कि उसके लिहाज से अगर आप अदाद और शुमार के लिहाज से देखे जाएं तो वो शायद सही भी है. अच्छा, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से पूछे तो वो कहते हैं जो ये काम करके गए थे उनके लिए कर्जा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. फिर नून लीग की तरफ आते हैं तो नून लीग वाले ये कहते हैं कि नहीं ये तो ठीक है, लेकिन ये जहां पर अभी छोड़ के गए तो वहां महंगाई करना जरूरी थी. ये बात भी बिल्कुल ठीक है. तो आई मीन इंसान यकीन करे तो किस पे करे. अच्छा, अगर नून लीग को या पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ के साथ लाके आप खड़ा करते हैं तो आप गलत करते हैं. मैं उसका रीजन आपको बताता हूँ. आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ पीटीआई और नून लीग और पीपल्स पार्टी, लेकिन पाकिस्तान को गवर्न पीटीआई ने सिर्फ 3.5 साल किया, ठीक है, जबकि इन लोगों ने बारियां अच्छी खासी ली हैं. आई एम नॉट सेइंग कि उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी थी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा ना. इसको आपको अग्री करने की जरूरत है. ऐसा कुछ काम हर दौर में बहुत अच्छे हुए हैं जो बाय डिफॉल्ट हो गए, वो होना ही था. तो वो उसमें नवाज शरीफ साहब का दौर भी है, उसमें पीपल्स पार्टी का दौर भी है और उनमें पीटीआई का दौर भी है. लेकिन पीटीआई के पास एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड था जो केपीके का था, और वहां आप कंपेयर कर सकते हैं. वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे खातिर का काम नहीं हुए सिवाय चंद कामों के, और वो जाहिर है पॉलिटिकल ऑप्टिक्स होते हैं. अगर आप इंटरनली जाके देखें तो आज बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है, केपीके की क्या सूरत हाल है, बारिशों ने सारी कली जो है वो खोल के रख दी है. तो कोई भी सियासी जमात हो, वेदर इट्स पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी, आई होप एंड प्रे कि ये लोग एक टेबल पे बैठे और बात करें, बिकॉज एजेंडा सबका एक ही होना चाहिए, दैट्स टू मेक पाकिस्तान बेटर. लेकिन वो ऐसा लग नहीं रहा है. अच्छा, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, अभी आप देखिएगा, आप किसी पॉलिटिशियन को बुलाएं, सबसे बड़ी बात ये, मेरे कभी कभी दिल चाहता है कि हम यहाँ पर ना एक जिरगा टाइप बनाएं, और नॉट सलीम साफी साहब जिरगा, और यहाँ पर एक जिरगा टाइप बनाएं, और वहां पर ना हम बड़े कैजुअल में ना जैसे कि एक कप चाय का लें, देन लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक टू द पॉलिटिशियंस, और मैं सवालात उनसे करूं. I can guarantee you one thing. This I can guarantee. 10 questions. लेकिन उनसे कहें कि मुद्दे पर रहिएगा. 10 questions. Any of the politicians, they wouldn't be able to answer. वो नाराज हो जाएंगे, वो माइक उतार के छोड़ के चले जाएंगे. ये पता है कौन सी निशानी होती है? ये निशानी होती है जिद्दी बच्चों की. तो हमारे पॉलिटिशियन जो हैं वो बड़े जिद्दी बच्चे हैं. जब तक आप उनके मतलब की बात करते रहो, ओहो, आप हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स देखिए, कमाल पॉलिटिक्स है. एक आपको जराए इब्लाग ऐसा मिलेगा जो एक पार्टी के साथ होगा, समझ गए होंगे आप. दूसरा जराए इब्लाग आपको ऐसा मिलेगा जो दूसरी पार्टी के साथ होगा, ये भी समझ गए होंगे आप. मतलब 2 पाकिस्तान के बड़े जायंट्स मीडिया हाउसेस 2 डिफरेंट पार्टीज के साथ हैं और दोनों के बारे में पता है, दोनों के बारे में सबको पता है. दिस इज द वर्स्ट पार्ट. हाउ कैन यू डू दैट? बट देन अगेन कम टू थिंक ऑफ इट, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में ऐसा होता रहा है. फॉक्स न्यूज सो अगर वो कर सकते हैं तो इनके पास जवाब ही होता, फिर हम भी कर सकते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया हाउसेस को गैर जानिबदार होना चाहिए, और वो बिल्कुल होना चाहिए, उनको जानिबदारी से काम नहीं लेना चाहिए. वेदर इट्स पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बिल्कुल गैर जानिबदार होना चाहिए. दूसरी बात, हमारे यहाँ आजकल एक बड़ा अजीब सा, जिस चीज को शुरू किया था मुस्लिम लीग नून ने उसमें कमाल हासिल कर लिया पीटीआई ने, और वो शुरू किया था ट्रोलिंग की पॉलिटिक्स. ये इजाद थी मुस्लिम लीग नून की. वो अपने रास्ते से हट गए, और नून लीग जो पीटीआई है उसने इसमें कमाल हासिल कर लिया. लेकिन मेरे ख्याल में इसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हुआ. यूएस का फोन इसके अंदर आ रहा है स्कैम लाइकली. तो ये पूरी दुनिया के अंदर होता है. स्कैम लाइकली मतलब ये होता है कि जो आपको कॉल करते हैं ना कि आप ये वाला फोन ले लें, आप ये वो ले लें, ऐसा ले लें, आज हमारे पास ये डील लगी हुई है, तो वो पहचाने जाते हैं. खैर एनीवेज, नॉनदलेस, तो कहने का मकसद ये है कि देखें इसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को हुआ. अच्छा, वो नुकसान क्या हुआ? हमारी पॉलिटिक्स जो थी उसमें वज़ादारी जो है कम से कम वो सोशल मीडिया की हद तक खत्म हो गई. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप आजाद नहीं है कहने में, आप कुछ भी कह सकते हैं, यू कैन डिसएग्री विद मी, दैट्स ओके, बट
थोड़ा सा इस बात को याद रखिए कि एट द एंड ऑफ द डे पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेक एंड बैलेंसेस होते हैं और वो हमको रखने पड़ेंगे. अच्छा, एक इनकी तरफ से हमला होता है, फिर एक उनकी तरफ से हमला होता है. फिर उसके बाद होते होते ये हुआ कि जब ये चीजें सोशल मीडिया में पॉपुलर हुई तो उसके बाद ये जलसों में आ गई. अच्छा, जलसों में आए तो ये बाय एट लार्ज हो गई. दैट मीन्स कि अगर एक तरफ से नून लीग ने एक जलसा किया है और कहीं उन्होंने इमरान खान साहब को कोई नाम दिया है या शेख रशीद को कोई नाम दिया है या किसी और को, परवेज खटक को कोई नाम दिया है, तो रेस्ट अश्योर के दूसरे जलसे में खान साहब ऐसा करेंगे या शाह महमूद कुरैशी ऐसा करेंगे. कोई मतलब ये अजीब सी पॉलिटिक्स हो गई कि एक दूसरे के जो वजादारियां थी, जो इज्जतें थी, आप उससे खेलने लगे. तो मुझे लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए. आप अच्छा, मजे की बात, ये सारे के सारे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं. ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का किसी ने, खान साहब तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जाहिर है खान साहब के पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी. ये वो अपॉर्चुनिटी थी जो एक जमाने में परवेज मुशर्रफ साहब के पास आई थी और पीपल्स पार्टी के पास आई थी. मैं कैसे आपको बताता हूँ किस तरह से मैं कह रहा हूँ. मैं स्टूडेंट ही हूँ पॉलिटिक्स का, लेकिन पाकिस्तान को जाहिर है मैंने भी देखा है और आपकी तरह से मैं भी पाकिस्तान से प्यार करता हूँ. जिस जमाने में परवेज मुशर्रफ साहब आए थे, पाकिस्तान जो था वो किसी भी तरीके से आए हों, मैं उस पर बहस नहीं करता. जाहिर है नून लीग वालों का इस पे एक स्टांस है और बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं उनका भी एक इस पे स्टांस है, तो वो जाहिर है वो उनको, मेरे लिए उनकी राय बड़ी मोहतरम है. लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान के लिए और पहले 3.5 साल जो थे परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के, वो बहुत अच्छे थे. इट वेंट रियली वेल. लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा काफ लीग से इल्हाक हुआ और स्लोली एंड ग्रेजुअली, और मैं किसी को मैं काफ लीग को ब्लेम नहीं कर रहा, पॉलिटिशियंस आर पॉलिटिशियंस, दे आर गोइंग टू डू व्हाट दे आर गोइंग टू डू. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर चीजें जो थी वो खराब होना शुरू हो गई, फिर एक के बाद एक, फिर बुकला तहरीक शुरू हो गई, फिर देन देयर वाज नो स्टॉपिंग टू इट एंड वन डे इट वाज ऑल डन. और जब परवेज मुशर्रफ साहब का एग्जिट हुआ है तो उस वक्त पाकिस्तान वाज नॉट इन द शेप दैट इट वाज सपोज्ड टू बी इन. एक कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई और ये फॉर्म हुई बिटवीन आसिफ अली जरदारी एंड द रेस्ट ऑफ द पार्टीज. अच्छा, उस वक्त जरदारी साहब के पास एक ऐसा टास्क था. अव्वल तो उस गवर्नमेंट को किसी ने टाइम ही नहीं दिया था उसको, तो वो तो ये कहते थे कि जी ये गवर्नमेंट जो है ये तो 3 महीने भी बमुश्किल चल सकेगी. और मुझे याद है शेख रशीद साहब जो हैं वो आके प्रेडिक्शंस दिया करते थे मेरे अपने प्रोग्राम में, क्या कहते थे 6 महीने भी नहीं चलेगी. बट जाहिर है ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट चली, न सिर्फ चली बल्कि जरदारी साहब ने बहैसियत सदर 5 साल मुकम्मल किए. और ये जो आज अगर आरिफ अलवी साहब को कोई नहीं हटा सकता तो उसकी अचीवमेंट का सिरा जो है वो भी आसिफ अली जरदारी साहब के सर जाता है. अच्छा, तो उनके पास भी एक चांस था पाकिस्तान को तब्दील करने का, पाकिस्तान की माशी हालत को तब्दील करने का, पाकिस्तान की मईशत को तब्दील करने का. बट देन अगेन इतनी बहुत सारी कोalition पार्टनर्स जो थे वो नहीं कर सके. एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो सिचुएशन भी खत्म हो गई. एंड देन केम, जाहिर है ये तमाम सूरत हाल. नवाज शरीफ साहब आए. नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट कुछ दिन बहुत अच्छी चली, उन्होंने बहुत आउट परफॉर्म किया अपने ही पुराने अदवार को. लिटरली मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं नवाज शरीफ साहब के दौर में जो बहुत अच्छी थी, आउट परफॉर्म किया. फिर इसके बाद चीजें खराब होना शुरू हो गई एंड देन केओस हुआ और 2018 में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ गई. अब जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ गई थी तो ये प्रूवन था उस वक्त तक कि तहरीक इंसाफ ने गवर्न कर लिया है केपीके को और तहरीक इंसाफ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर सकती है. अच्छा, यहाँ दुनिया के जितने बड़े लीडर्स हैं, जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन सब के पास एक चॉइस होती है कि वो, देखिए एक बात याद रखिएगा, लीडर्स चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस्ड जरूर होते हैं. सो मच सो कि अगर आप नेल्सन मंडेला की कहानी देखें तो उनके अपने घर के अंदर करप्शन का एक ऐसा चैप्टर है जिस पे वो कभी भी फख्र महसूस नहीं करते थे उनके जो लोग थे. एंड दैट चैप्टर इज कॉल्ड विनी मंडेला, जो उनकी बेगम थी. बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, दैट्स जस्ट बिसाइड्स द पॉइंट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. वी आर टॉकिंग अबाउट कि एडवाइजर्स जो आप रखते हैं ना, भुट्टो साहब के साथ यही हुआ. द एडवाइजर्स दैट ही केप्ट, उन्होंने बेड़ा गर्क किया. मुशर्रफ साहब के साथ यही हुआ, द एडवाइजर्स दैट ही केप्ट, बेड़ा गर्क किया. नवाज शरीफ साहब के पास यही हुआ. नवाज शरीफ साहब का जो दौर, जो उनका सेकंड टेन्योर स्पेशली था, वो बहुत अच्छा टेन्योर हो सकता था, लेकिन द एडवाइजर्स ही केप्ट वो गलत था, तो वो सही नहीं था. बीबी शहीद का जो एक दौर था, जो फर्स्ट वाला जो दौर था, उसके अंदर मैसिव चीजें हो सकती थी, बट अगेन इट ऑल बॉइल डाउन टू द एडवाइजर्स. अच्छा, तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ? ओवरवेलमिंग ये जीत नहीं थी इनकी. 2018 में एक बहुत बड़ी कोalition थी जिसके जरिए ये पावर के अंदर आए, तो उनको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े. फिर हमारे हाँ एक चीज यूज होती है जिसे हम इलेक्टेबल्स कहते हैं कि जी इलेक्टेबल्स आपको चूज करने. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. व्हाट इज इलेक्टेबल्स? इलेक्टेबल कुछ नहीं होता. आपको पता होता है कि इलेक्टेबल कौन है,
उन्होंने पैसे वैसे खिलाए होते हैं, काम शाम कराए होते हैं इधर के, आपको पता है हाउ इट ऑल हैपेंस. तो ये इलेक्टेबल्स होते हैं हमारे यहाँ. इलेक्टेबल वो होना चाहिए जिसका माजी अच्छा हो, जिसका फ्यूचर प्लानिंग हो, जो बात कर सके, जिसको चीज़ों के बारे में समझ हो, जो मेरे ख्याल में कहीं इंसान हो, मतलब ढंग से बातचीत करता हो, उस पर कोई ऐसा दाग ना हो, कोई ऐसी करप्शन के इल्जामात ना हो. ये क्राइटेरिया होना चाहिए. पढ़ा लिखा हो, बजी शऊर हो, लोगों का दर्द रखता हो. हमारे यहाँ इसका बिल्कुल उलट क्राइटेरिया है. इलेक्टेबल वो है जो वोट ले सके, और वोट कैसे भी लिए जा सकते हैं आपको पता है हमारे यहाँ. एनीवेज, खैर, तो खान साहब के पास एक चांस था, एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो किस चीज की नजर हो गई, उसके अंदर 3 चीजें बहुत प्रेवलेंट रही इनके दौर में. एक तो ये कि इनएक्सपीरियंस था, वफाक को रन करने का बहुत बड़ा कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन जाहिर है वो हम बहाना नहीं बना सकते. हम ये नहीं कह सकते कि जी ऐसा नहीं है. कोई खान साहब ने कुछ चीजें ऐसी कही जो उन्हें नहीं कहना चाहिए थी, जो जोश में कह ली, जज्बात में कह ली, या अपने एडवाइजर्स के कहने पे कह ली. उन्होंने कहा जी हम 100 दिन के अंदर ये कर देंगे, हमारे पास 200 के करीब मईशत के माहिरीन मौजूद हैं. इस पर कोर्ट नहीं कीजिएगा, आई थिंक 200 ही तादाद बताई थी, यू कैन गो बैक एंड चेक. हमारे पास मईशत के माहिरीन मौजूद हैं जो सब कुछ कर लेंगे. जो वेट चलाता हूँ वेट वो मईशत के माहिरीन है वो कर लेंगे. अच्छा, फिर बड़ी बड़ी इतनी नौकरियां दिला दी जाएंगी. फिर उसके बाद उनके जो लोग आके बात करते थे, तो ये अचानक से बहुत सारी चीजें बहुत गलत होती रही. अच्छा, 3.5 साल गुजरे, तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई, अदम एतमाद कामयाब भी हो गई. खान साहब को कुछ फैसले करने थे जो खान साहब ने नहीं लिए, जो इस हुकूमत ने आके करने थे, इस हुकूमत ने वो फैसले लिए. जाहिर है वो बहुत बड़ी मजबूरी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ को वहाँ वो फैसले करने चाहिए थे. बतौर प्राइम मिनिस्टर खान साहब को वो मेजर्स लेने चाहिए थे जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को लेने पड़े. शहबाज शरीफ साहब के पास एक बहुत बड़ा टास्क है, और वो टास्क वो है कि जहां पर अगर ये कामयाब हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, पाकिस्तान की मईशत को संभालने में कामयाब हो जाते हैं, तो जाहिर है इनको याद रखा जाएगा. और अगर ये नाकाम होते हैं तो इसकी बहुत बड़ी भारी प्राइस जो है वो पे करनी पड़ेगी मुस्लिम लीग नून को. समहाउ इसमें पीपल्स पार्टी ने दानिशमंदी का सबूत दिया है, और अपने तौर पे मैं तो उसे, खैर जाहिर है उसको पॉलिटिकल जो पंडित्स हैं वो तो दानिशमंदी कहेंगे, उन्होंने अपने आप को अलग रखा है. एंड समहाउ ये सारा का सारा स्टेक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है. अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं रहती है तो इसका मलबा जो है वो नून लीग पे गिरेगा. और इसका एक आपने जो असर देखा वो ये देखा कि 20 हल्कों में इलेक्शंस हुए, और एक तो जाहिर है जब आप किसी को निकालते हैं हुकूमत से और वो सड़क पे आता है तो उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो ही जाता है. आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने नारा लगाया था वोट को इज्जत दो, और पूरा मुल्क जो था उसमें मुतहर्रिक हो गया था. whether we like it or not, whether we accept it or not, लेकिन पूरा मुल्क जो था वो मुतहर्रिक हो गया था. इसी तरह से जब खान साहब को आपने निकाला है, अगर आप इनको टेन्योर पूरा करने देते तो कम से कम खान साहब के पास, आप खान साहब से ये कह सकते थे कि देखें आप लोगों ने परफॉर्म नहीं किया. लेकिन अभी आप क्या बोलेंगे? एक टेन्योर है मुस्लिम जो पीटीआई का एक टेन्योर है, एक टेन्योर के अंदर, वो भी टेन्योर भी 3.5 सालों का, 4.5 साल होंगे. लेकिन तो टू मी आई थिंक ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं. खान साहब ने भी अपने एडवाइजर्स की बहुत सारी बातें सुनी है जो कि उनको नहीं सुननी चाहिए थी, किसी तौर पे भी नहीं सुननी चाहिए थी. एंड आई होप एंड प्रे द बेटर सेंस शुड प्रिवेल. मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, प्लीज प्रे करें कि हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं इनके एक्सपीरियंस भी हैं, इनका क्लाउट भी है. इस वक्त हम किसी नए को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. स्लोली एंड ग्रेजुअली हम ग्रूम कर सकते हैं लोगों को पॉलिटिक्स में आने के लिए, कि नए को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो बहुत सारे स्टेक्स इन्हीं लोगों के हैं और इन्हीं लोगों पे हमारे हैं. दे शुड ऑल सिट डाउन एंड दे शुड से कि नहीं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम अपने डिफरेंसेस को भुला रहे हैं. एंड जस्ट फॉर ईयर, 1 साल के लिए, जब तक इलेक्शंस कॉल नहीं हो जाते, 1 साल के लिए लेट्स ऑल सिट टुगेदर. जल्द से जुलूस छोड़ दें सारे, हर तरफ से कोई नेम कॉलिंग कुछ ना हो. आप थोड़े से, अगर मैं शहबाज शरीफ होता तो मैं खान साहब के पास खुद चल के जाता. मैं खान साहब से कहता कि खान साहब, व्हाटएवर हैपेंड, लेट्स पुट दिस बिहाइंड. आई नो यू आर वेरी वेरी पॉपुलर एंड आई नो यू कैन डू अ लॉट एंड आई नो यू हैव गॉट फ्यू पीपल हु कैन वर्क विद मी. और मैं अपने साथ दूसरे लोगों को भी लेके जाता, मैं अपने साथ पीपल्स पार्टी को भी लेके जाता, मौलाना फजल रहमान को भी लेके जाता, जमात इस्लामी को जरूर लेके जाता, बिठाता उनको और ये कहता, और एमकेएम को लेके जाता, और बाप पार्टी जो भी लोग हैं, स्टेक होल्डर जो भी हैं, उनको बिठाता और सब कहता है दिस इज आवर कंट्री, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. आई डू अंडरस्टैंड आपको मुझसे शिकायतें हैं, मेरे चीजों से शिकायतें हो सकती हैं, बट लेट्स जस्ट सिट डाउन, लेट्स डू अ डायलॉग. और उसके बाद कुछ चीजें हम आपकी मानेंगे, कुछ चीजें आप हमारी मान ले, बाकी फैसला इलेक्शंस कर देंगे, ठीक है. बट वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा जो देखिए,
इख्तिलाफात पूरी दुनिया में होते हैं, डेमोक्रेट्स में होते हैं, रिपब्लिकन्स के अंदर होते हैं, लेकिन नेशन सर्विंग के अंदर ना तो डेमोक्रेट्स ये देखते हैं कि उनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है, ना रिपब्लिकन्स ये देखते हैं उनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से. बहुत सारे ऐसे रिपब्लिकन्स हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं दिया है. बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेट्स थे जिन्होंने अल गोर को वोट नहीं दिया था. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. देखें, जब तक हम पाकिस्तान को सबसे पहले नहीं रखेंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी. आई होप एंड प्रे द पीपल आर लिसनिंग, हूएवर इज आउट देयर, दे आर लिसनिंग, यू आर लिसनिंग. ये पैगाम आप आगे तक पहुंचाएं. हमको टॉलरेंस का सबूत देना है. जो बात हम चीख के कर सकते हैं या एक दूसरे पर इल्जाम लगा के कर सकते हैं, वही बात अगर रसान के साथ की जा सके तो शायद हमें एक दूसरे की बातें समझ आ सके. लेकिन अगर कोई हमारा एजेंडा ही और है तो फिर आई कांट से एनीथिंग. फिर वन हैज टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू. ऑलराइट जी, कुछ न्यूज़ मैं आपको अपने मतलब की भी दे दूं. एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म है जो अर्थ पे आई थिंक आज वेडनेसडे है ना, आज वेडनेसडे है, तो आज या कल तक वो हिट हो गया होगा. अगर हम बात करें अभी तो शायद अभी हिट हो गया होगा. अच्छा, ये है क्या, मैं पहले आपको बता दूं. आपको पता है सन जो है वो प्लाज्मा से बना है. प्लाज्मा बेसिकली उसके सन के कुछ डार्क स्पॉट्स हैं. वहां से एक डार्क क्लाउड है जिसने सफर किया है और वहां से वो इरप्ट हुआ है. और उस इरप्शन का जो कॉज है जाहिर है वो तो बाद में डिटरमिन होगा. लेकिन इट वाज ट्रैवलिंग, अगर वो अभी तक हिट नहीं हुआ है तो बट इट वाज ट्रैवलिंग 1.3 मिलियन माइल्स पर आवर. तो ये इतना उसने सफर करना शुरू किया है. तो इस तरह से 3 से 4 दिन, उसको 5 दिन लग जाएंगे जमीन तक पहुंचने में. तो आई थिंक उसके लिए ये मेरे ख्याल में कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स जो है यूएस की वो मुतासर होंगी. कुछ कुछ और चीजें जो हैं वो थोड़ी सी मुतासर हो जाएंगी. ये होते रहते हैं. दे आर कॉल्ड CMAs. अब मैं आपको लेसन क्या दे रहा हूँ, बट वैसे मैं आपको सॉरी ये लेसन नहीं देना चाहिए. I'm sorry, मैं कभी भूल जाता हूँ that I'm not actually in my class teaching, but so just इतना याद रखिए कि ये जो पूरी दुनिया है इसके अंदर, यूनिवर्स जो है इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं. खास तौर पे हमारे सन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जो कि आते रहते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि एग्जैक्टली किस तरह से हम बहुत सारी आफतों से महफूज रहते हैं. हमारी जो ओजोन होती है जो एक वो किस तरह से काम करती है. बाय द वे, कोविड के दौरान ओजोन जो थी वो रिपेयर हो गई थी बिकॉज पोल्यूशन ही नहीं था. तो दैट वाज रियली गुड. और इसके साथ साथ हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसने हिसार में लिया हुआ है पूरी इस जमीन को, तो वो बड़ी बड़ी काम करती है इस सिलसिले के अंदर. पूरी डिब्री जो है जिसे हम कूड़ा करकट कहते हैं वो स्पेस से गिरती रहती है और वो आके वो गैसेस के साथ मिल के खत्म होती रहती है, तो जमीन तक नहीं पहुंचती है. बट उसके अंदर फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो कि जैसे कि 46 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था कि अचानक से कोई ऐसा मीटरॉइड आता है जो उठा के ढस करके अर्थ को वो करता है, शटर कर देता है और उसके बाद हम एक आइस एज में दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद एक्सटिंक्ट हो जाती हैं बहुत सारी आबादियां. तो दिस इज व्हाट इट इज. तो इट्स फन टू रीड ऑल ऑफ दिस. सो इट्स काइंड ऑफ नाइस, बट जस्ट रिमेंबर दिस कि इस वक्त हम जिस जगह हैं वहाँ कायनात 2 तरह की थ्योरीज पे चल रही है. या तो कायनात फैल रही है या कायनात रुकी हुई है, या तो कायनात जो है वो इन्फिनिट है या फाइनाइट है. और 2 तरह की थ्योरी है. एक थ्योरी का तो मौजूद मैं भी हूँ. उसके अंदर ये कहते हैं कि टाइम एंड स्पेस, एक थ्योरी ये कहती है कि टाइम एंड स्पेस 2 अलग अलग चीजें हैं. मैं कहता हूँ जी ये एम्बेड जरूर है लेकिन टाइम एंड स्पेस आर 2 डिफरेंट थिंग्स. ये एक चीज नहीं है. अगर ये एक चीज होती है तो टाइम डायलेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होता. उसके लिए आपको जाके थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. बट एनीवे, नॉनदलेस इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग, वेरी वेरी एक्साइटिंग. आप बहुत जल्द, मैं तो शायद ना कर पाऊं लेकिन आप बहुत जल्द दूसरे प्लैनेट्स का सफर इख्तियार कर सकेंगे. आप जा सकेंगे. आप यू वुड बी एबल टू ट्रैवल एंड आई थिंक वन डे यू वुड बी एबल टू ट्रैवल इन अ वेसल विद द स्पीड ऑफ लाइट. आप स्पीड ऑफ लाइट के साथ भी उस वेसल के अंदर बैठ के ट्रैवल कर सकेंगे. And the speed of light is 1,86,000 मील फी सेकेंड, यानी 1,86,000 miles per second. That's the speed of light. Or 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. ये अगर इस रफ्तार से आप ट्रैवल कर रहे हो, फन फैक्ट, अगर इस रफ्तार से आप ट्रैवल कर रहे हो तो 1 सेकंड के अंदर आप जमीन के 7.5 चक्कर लगाते हो. या that's what it is. 7.5 चक्कर आप लगाते हैं स्पीड से. तो लेकिन अगर आप इसी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो कायनात के एक आखिरी सिरे जो हमें नजर आ रहा है अब तक, जिसके बारे में कहा जाता है वो द टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जिसको हम द ग्रेट बियॉन्ड कहते हैं, या जो इवेंट होराइजन, बेशुमार चीजें. तो वो जो है उस तक जाने में आपको 93 बिलियन लाइट ईयर्स का फासला लग सकता है. 93 बिलियन लाइट ईयर्स. 93 बिलियन लाइट ईयर्स क्या है कि अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करो, यानी 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करो और 93 बिलियन साल ट्रैवल करते रहो, तो जाके आप पहुंचेंगे उस हद पे जहां से लाइट हमें अब तक मौसूल हुई है. उसके बाद क्या है, वैसे तो इस पूरे अरसे में
ग्रेट वॉइड्स जगह जगह मिलते हैं. वो ग्रेट वॉइड्स इतने वॉइड आपको पता है, अरे मैं बोरिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा. सारे लोग कहेंगे तुम स्पेस थोड़ी पढ़ा रहे हो. तो मतलब अच्छा मैं आपको सिर्फ एक बात एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज फिर मेरे जहन में रह जाती है. मुझे ख्वाब भी ऐसे आते हैं, खुदा की कसम यार, मैं झूठ नहीं कर रहा, मैं ख्वाब में भी नहीं देखता हूँ. I'm not kidding with you. The great void क्या है? void क्या होता है? void वो स्पेसेस होती हैं जहां पर ना तो सैयारे हैं ना सितारे हैं, बल्कि वो एम्प्टीनेस है, और उस एम्प्टीनेस का नाम उन्होंने ग्रेट वॉइड दे दिया. और बहुत सारे वॉइड्स हैं, ऐसे बेशुमार ग्रेट वॉइड्स हैं. अच्छा, दो तरह की चीजें बड़ी, सितारों और सैयारों के अलावा, प्लैनेट्स और स्टार्स के अलावा दो तरह की चीजें आपको मिलती हैं. एक कहलाती है डार्क एनर्जी और एक कहलाती है, क्या कहलाती है? डार्क एनर्जी एंड व्हाट? आपका होमवर्क है, बताइए. डार्क मैटर, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं. इसके बारे में आप बात कीजिए, कभी जिंदगी में आपको बताऊंगा मैं लाइफ में ना. मतलब ये सिर्फ उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग एस्ट्रोफिजिक्स से ताल्लुक रखते हैं, जिनको मैथमेटिक्स की शुद्ध बुद्ध है, लेकिन आम लोगों को शायद इससे इंटरेस्ट भी नहीं हो. बट एक बात याद रखिएगा, जमीनी जो मौसम है, इवन आपके इसकी जो टाइड्स हैं, क्या नाम है, दरिया की और समंदर की जो तुग़यानी है, उसका दारो मदार भी ऊपर है, चांद. अच्छा, मजे की बात ये जो आप जैसे चांद देखते हैं ना, ये एक ऑर्बिट के अंदर है और ये आपकी जमीन के गिर्द घूम रहा है. ठीक है, इसके साथ एक छोटा सा और टुकड़ा है, या इसके साथ छोटा सा, ये पहले किसी जमाने में इसी जमीन का हिस्सा था या कहीं से टूट के आया हुआ है, जैसे हमारी वेलोसिटी ने ऐसे एंगेज कर लिया. अच्छा, आगे चलो यार, बोरिंग हो गया. ओके, थोड़ा सा और कंटिन्यू करो. अच्छा, तो ये जिस जगह है आज, जमीन जिस जगह है, उसे हम, दिस द थर्ड रॉक फ्रॉम द सन ना, इट इज एक्चुअली तीसरी वो है ना, जमीन जो है. तो अब आप ये अंदाजा कीजिए कि ये जगह जो है, इसे हम गोल्डीलॉक जोन कहते हैं. ये हैबिटेबल जोन कहलाता है. जिस जगह लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, वो वाला जोन कहलाता है. एक जमाने में यहाँ मार्स होता था, इमेजिन दैट. एक जमाने में यहाँ मार्स था, इस गोल्डीलॉक जोन में मार्स था. बहुत सारे लोग ये भी बिलीव करते हैं कि हम शायद मार्शंस थे, जो बिलीव करते हैं. आप बिलीव करने को कुछ भी कर लें. एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, कार्ल सेगन उनका नाम है, और कमाल बात करते हैं वो. ये बड़े मजे की बात है. मजे की तो तुम लोग कुछ भी नहीं होगी, तुम बोलो क्या पता नहीं क्या बातें लेके बैठ गए, हमें इससे क्या, कि कौन सा सैयारा, कौन सा प्लेनेट क्या है. बता रहा हूँ, कार्ल सेगन कहता है कि जमीन पे जितने भी झगड़े हुए हैं, जमीन पे अब तक जितने भी रिलीजन आए हैं, जमीन पे अब तक जो कुछ भी हुआ है, वो सब इसी जमीन पे हुआ है. और इस जमीन को अगर तुम अपने सोलर सिस्टम की हद से भी खड़े होकर देखो, तो तुम्हें जमीन महज एक नुक्ते से ज्यादा नजर नहीं आती. इसे तुम गैलेक्सी में देखो, यानी अगर तुम मिल्की वे की हद पे खड़े होकर देखो, तो ये नुक्ता नजर भी नहीं आता. अगर इससे तुम बराबर की गैलेक्सी पे जाके देखो, विच इज द एंड्रोमेडा, तो वहां से ये तुम्हारी आंख से उछल हो जाएगा. और ऐसी करोड़ गैलेक्सीज हमारे उस क्लस्टर में हैं, जिस क्लस्टर में मिल्की वे वाक़ है. और आप याद रखिए, क्लस्टर एक सुपर क्लस्टर में होता है. जब हम ये कहते हैं ना वो रब्बुल आलमीन है, वो आलमों का रब है, तो हम इसके मफहूम से बजा तौर पे वाकिफ नहीं होते. वो आलमों का ही रब है. आपको और मुझे बिल्कुल, मैं जब से एस्ट्रोफिजिक्स में आया हूं और मैंने अपनी रिसर्च को शुरू किया है, तब से मेरा इस बात पे यकीन और पुख्ता हो गया है कि हमारी निजात का वाहिद जरिया, मैं पहले भी ज़ाहिर हर मुसलमान का यही बिलीफ होता है, किसी की भी निजात का वाहिद जरिया खुदा बुजुर्ग करता है, इसके अलावा और कोई नहीं. और उसी के आगे बाव करो, वही है जो ये निज़ाम हस्ती चला रहा है. उसके अलावा तो कोई, और उसने जो कहा है ना कि मेरे अलावा कोई शरीक नहीं, तो उसके अलावा कोई शरीक नहीं. बेशक इसमें कोई शक नहीं. वैसे नॉनदलेस, तो कमिंग बैक टू रियलिटी, आप छोड़िए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, अब ये बातें आपको बड़े मजे की लगेंगी, एक दिन ऐसा आएगा जब आप लोग एलिवेटर में बैठ के चांद पे जा सकेंगे. इमेजिन, आएगा ऐसा दिन, एलिवेटर में बैठ के चांद पे जा सकेंगे. जापान में गॉड व्हाई एम आई डूइंग दिस, एक मटेरियल है जिसे नैनो कार्बाइड कहते हैं, और दे आर ट्राइंग टू सी अगर वो इस तरह से हो जाए, उसमें लचक बेतहाशा होती है, डिस्प्लेसमेंट्स को वो बर्दाश्त कर जाता है. तो ऐसी बनाई जा रही है एलिवेटर्स जिसके अंदर, अच्छा फिर ऐसे हाइपरलूप्स बन रहे हैं जो जिसके अंदर जो बॉक्सेस होंगे या जो गाड़ियां होंगी, व्हीकल्स होंगी, वो लेविटेट करेंगी, मतलब वो बगैर फ्रिक्शनलेस होगा वो, तो उसके अंदर वो चला करेंगी. अच्छा, उन हाइपरलूप्स की जो स्पीड होगी
उसके अंदर व्हीकल्स की या बॉक्सेस या जो भी जिस तरह से भी वो ट्रैवल करेंगे, उनकी स्पीड जो होगी वो जो साउंड का बैरियर है उससे 4 गुना ज्यादा होगी. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रैवल. ऐसा भी मुमकिन है दैट हम ऐसे सुपरसोनिक प्लेन्स के अंदर ट्रैवल करें जब यहाँ से न्यूयॉर्क का फासला जो है वो 1 घंटे का रह जाए. 1 hour फ्रॉम कराची टू न्यूयॉर्क. मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ऐसे भी बन सकते हैं. अच्छा, फिर ऐसे प्लेन्स अब बन रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल प्लेन्स को बनाने की कोशिश की जा रही है, सोलर पैनल्स को लगाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी धातें डिजाइन की जा रही हैं, क्रिएट की जा रही हैं, उनको इन्फ्यूज करवाया जा रहा है. मेटलर्जी के अंदर बेतहाशा काम हो रहा है. चाइना इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन दैट. उसमें ऐसी धातों को क्रिएट किया जा रहा है, जिससे ऐसे मटेरियल को क्रिएट किया जा रहा है जिससे प्लेन्स को बनाया जा सके और प्लेन जो है वो चलता फिरता एक सोलर पैनल हो. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. और उसके अंदर एनर्जी जो है वो मतलब बहुत सारा काम हो रहा है. तो इसके अंदर मेटलर्जी में बेतहाशा काम है जो लोग कर रहे हैं और वो बहुत आगे आ रहे हैं. अच्छा, इसी तरह से बड़ी इंटरेस्टिंग से मैंने एक चीज पढ़ी, फ्लोटिंग सी हॉर्स. ये आप इसको अगर वो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. उसके 2 बेडरूम जो हैं वो समंदर के अंदर है, मतलब नीचे हैं. एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल. बट आई एम जस्ट सेइंग कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अगर फर्ज करें कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है कि जहां आप जमीन के बजाय पानी में रहने लगते हैं, तो पूरी दुनिया जो है वो एग्जिस्ट करेगी उसी के साथ. अगर आपने केविन कॉस्टनर की फिल्म देखी है, इसका वाटर वर्ल्ड, तो आप वो जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. लेकिन ये घर है जो बहुत हसीन बना हुआ है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है. पहले इसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी, आजकल मेरे ख्याल 4.55 मिलियन में मिल जाता है. अगर किसी के पास है तो ले ले, टैक्स के पैसे. और कोई अगर इसको देख रहा है, सुन रहा है, हमारे वाले तो मतलब स्पेशली पॉलिटिशियंस दे कैन अफोर्ड इट, तो यू कैन गो एंड बाय इट, तो मिल जाता है आपको. अच्छा, दुनिया के जो महंगे तरीन घर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो आपको सुन के हैरत होगी. दुनिया में ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ इंडिया, मुंबई इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो वो उसमें आता है. लंदन इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. देन ऑफ कोर्स यूएस इज वेरी एक्सपेंसिव. मोनाको इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. स्वीडन इज वेरी एक्सपेंसिव. स्विट्जरलैंड इज वेरी एक्सपेंसिव. डेनमार्क इज वेरी एक्सपेंसिव. ये वो जगह हैं जहाँ पर दुनिया के महंगे तरीन रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज जो हैं वो पाई जाती हैं. बिलीव इट और नॉट, दुनिया के सस्ते तरीन जगहों में जहां आप रह सकते हैं वहां आपका शहर कराची भी शामिल है. ये वो जगह है जहां जो अफोर्डेबल भी है और आप इसमें रह भी सकते हैं. हमें बहुत महंगी लगती है, बट बिलीव इट और नॉट, दैट्स द ट्रूथ. अभी आप दुनिया में बाहर जब निकले तो आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या होता है. अच्छा, खैर, तो आगे आने वाले दिन क्या हमारे लिए अच्छे होंगे, आई डोंट नो. लेकिन क्या आई थिंक स्पेस में बड़ा काम होगा, बहुत काम होगा. अब वो व्हीकल तो आने वाली है जो ड्राइवरलेस हो. ऑफ कोर्स टेस्ला इज देयर, टेस्ला में व्हीकल है. डोमिनोज पिज्जा जो है उसने फीनिक्स में और दुबई में एक्सपेरिमेंट किया है कि ड्राइवरलेस व्हीकल जो हैं उसके अंदर पिज्जा रखा जाता है और वो घर पे जाता है और वो आपको कॉल भी जाती है, आप बाहर जाते हैं और आप जाके अपना पिज्जा निकालते हैं और आप घर पे आ जाते हैं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज. अच्छा, इसी तरह से ड्रोन के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं पिज्जा. ड्रोन जो है और बाकी चीजें भी पहुंचाई जा रही हैं. बहुत सारी कंपनीज हैं जो दुबई में ये काम कर रही हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो यूएस के अंदर ये काम कर रही हैं. बाय द वे, दुनिया में अब ऐसे एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं. सिंगापुर ने इसका एक प्रोटोटाइप बनाया है जहां आपके जो पीपल है, अगर आप अबू धाबी गए हो या अगर आप दुबई गए हो तो वहां आपकी आंख का वो किया जाता है ना, कि आपका एक्सरे लिया जाता है या आंख का वो इंप्रेशन जो है वो लिया जाता है. तो अब आपको शायद आइंदा आने वाले दिनों में पासपोर्ट की जरूरत ना पड़े. दिस इज वेरी स्ट्रेंज, हो सकता ना पड़े. आप कैरी जरूर करेंगे बट दिखाएंगे नहीं. आप जाएंगे, आप अपने आंख को ऐसे खोल के करेंगे टूट टूट एंड देन ऑफ यू गो. दैट्स व्हाट्स गोना हैपन. इसमें प्रोटोटाइप होगा. अच्छा, बाय द वे, इसी तरह से ऐसा भी इस वक्त हो रहा है. टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट जा रही है कि अब आपका लगेज आपके साथ चलेगा. यू डोंट हैव टू कैरी इट. यू डोंट हैव टू कैरी इट. वो सेंसर मोटर्स उसके अंदर लगी हुई हैं. इट इज एक्चुअली हैपनिंग राइट नाउ. और वो ये सारी की सारी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये चाइना के अंदर, सिंगापुर के अंदर, ताइवान के अंदर, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और बहुत जल्द इनको पब्लिक कर दिया जाएगा. तो लगेज जो है वो एक्चुअली बात करेगा. अब दिस इज अजीब. आपको सुफिया के बारे में पता है? दुनिया का सबसे पहला रोबोट जो है इट्स ओन्ड बाय सऊदी अरेबिया. उसका नाम सुफिया है और शी कैन एक्चुअली टॉक. ये पहला एआई है जो कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन उन लोगों को भी नहीं पता जिन्होंने ये बनाया था. तो अब वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए हैं और सुफिया को 3 मरतबा क्रॉलिंग टेस्ट के जरिए, जो क्रॉलिंग्स होती हैं किसी भी मशीनरी की, उसके जरिए इसको गुजारा गया 3 मरतबा, ताकि समझा जा सके कि एआई के अंदर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तब्दीलियां कौन कौन सी आ रही हैं. अच्छा, हमने ये पढ़ा ही था और आपने देखा भी था, अगर आपने टर्मिनेटर देखी हो तो उसके अंदर द D-Day, मशीन्स आर गोइंग टू रूल एंड ऑल दैट. ये क्या है? ये सब क्या है?
एक वक्त ऐसा आएगा, अच्छा ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है, ये नील डिग्रीज टाइसन कहता है, मिचियो काको कहता है, ये ऑफ कोर्स स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा है, और ये प्रेडिक्शंस आइंस्टाइन की भी थी कि एक जमाना वो आएगा जब एआई इज गोइंग टू रूल. एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दैट मींस ये क्या है? ये एआई है. ये क्या है? ये भी अभी आपको पता नहीं है, ये भी एआई है. ये आपका क्या है? कंप्यूटर. ये एआई है. इसके अंदर स्पीकर्स लगे हुए होते हैं. कभी कभी आपने ये देखा है कि आप बोल रहे होते हैं और अचानक जब आप यूट्यूब पे जाते हैं, आपने बस ऐसे रैंडम अपने दोस्त से बात की होती है और आपको सारी चीजें नजर आ रही होती हैं. इट पिक्स अप द वॉइस, द नॉइज, और ये आपको देखता है. देखिए, व्हाट इज सिरी? सिरी इज एआई. तो ये सारा एआई है. अच्छा, इसी तरह से सोल्जर्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट. अब जो जंगें होंगी वो घरों में बैठ के होंगी, कंप्यूटर्स के जरिए होंगी. या इकोनॉमिक वॉरफेयर होगा. तुम्हें नींदें आ रही हैं? नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें नींद ही आ रही होगी बेटा. उसके लिए काम करना पड़ेगा. अच्छा, बाय द वे, उसमें हम वर लकी. अब मैं आपको बताता हूँ क्यों वी आर लकी. बिकॉज हमारी जो यंगर जनरेशन है वो इसमें बड़ी माहिर है. और इस वक्त पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है, स्पेशली कराची उन चंद शहरों में से है जहां इट्स अप एंड राइजिंग एंड इट्स अमेजिंग कि हमारे जो बच्चे हैं वो इतना ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हैं, हार्डवेयर डेवलपमेंट में हैं, सेफ्टीज के अंदर हैं, फायरवॉल्स, मतलब दे आर डूइंग रियली गुड वर्क. अच्छा, दोनों एंड संभाले हुए हैं, दोनों एंड. हमारे यहाँ बेशुमार ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, एप्लीकेशन डेवलप कर रही हैं, वो प्रोग्राम्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं. इसी तरह से अगर आप हार्डवेयर की तरफ चले जाएं तो वहाँ उनकी जो सिक्योरिटीज हैं, उनके कोड्स जो हैं वो भी यहाँ पर हमारे जनरेट हो रहे हैं. बैक एंड की जितनी लैंग्वेजेस है, जितने लिंक्स हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं. मतलब जाहिर है दुनिया बहुत आगे है. हिंदुस्तान इसमें बेतहाशा काम करता है, अमेरिका बेतहाशा काम करता है, चाइना बेतहाशा काम करता है, बट समवेयर देयर पाकिस्तान का नाम अब आ रहा है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ आवर यंगर जनरेशन. अभी हमने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार जो है वो बना ली है, सो दैट्स काइंड ऑफ नाइस. और मुझे इशारे हो रहे हैं, मुझे ब्रेक ले लेनी चाहिए, मुझे ले लेनी चाहिए ब्रेक. आज बहुत ज्यादा टेक तो नहीं हो गया? आई डोंट नो. राइट, वंस अगेन वेलकम बैक. एंड आज तो हम ऐसी बातें कर रहे हैं तो पता नहीं, ऐसी मुझे ध्यान आ रहा है कि उसको ना अच्छी चीजें हमको बतानी चाहिए, कुछ ऐसी बातें बतानी चाहिए थोड़ी सी नॉलेज वाली हो ना, तो दैट बी काइंड ऑफ नाइस. आई डोंट नो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन स्नेक्स. आई डोंट नो, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ उसके बारे में. आई एम ऑलवेज वेरी इंट्रीग्ड बाय दिस स्पीशीज, दिस एनिमल. आई जस्ट डिफरेंट. अब होता है कि दुनिया में बहुत सारे डेडली स्नेक्स होते हैं और वेनमस होते हैं उसके अंदर, मगर बेशतर तादाद जो होती है स्नेक्स के अंदर वो वेनमलेस होती है, उसमें वेनम नहीं होता. अबाउट 45% ऑफ द स्नेक्स आर विद वेनम, और बाकी जो है 55% जो है उसमें वेनम नहीं है. लेकिन जो 45% वेनम वाले स्नेक्स हैं उसमें भी 17-18% जो स्नेक्स हैं वो ऐसे हैं जो आपको किल कर सकते हैं, मार सकते हैं, जिनका वेनम आपको मार सकता है. उसके अंदर 100 स्केल वाइपर है. उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो डेडलीस्ट स्नेक इसलिए माना जाता है बिकॉज वो सबसे ज़्यादा ह्यूमन जो डेथ्स हैं वो उसके हिस्से के अंदर आती हैं. देन ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया वो जगह है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा स्नेक्स पाए जाते हैं. बट जो डेडलीस्ट ऑफ देम ऑल है दैट इज कॉल्ड द ब्लैक माम्बा. वो ब्लैक माम्बा जो है, एंड बाय द वे कोबी ब्रायंट वाज यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ एज ब्लैक माम्बा. ही यूज्ड टू से कि he was like that. Was an amazing man. But anyway, कोबी ब्रायंट के बारे में कभी और बात करेंगे. LA लेकर्स की तरफ से वो बास्केटबॉल खेलता था, पर उसके बारे में कभी हम बाद में बात करेंगे. Why did he call himself Black Mamba? उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे. पर ब्लैक माम्बा जो है, अगर खुदा न करे उसको कोई, अगर आपको वो कोई काट ले, ब्लैक माम्बा काट ले, तो विद इन 20 मिनट्स आप आप चले जाएं. 20 मिनट्स आपके पास होते हैं टू सर्वाइव. अगर आपको उसकी एंटीडोट को मिल जाती है या एंटी वेनम कोई चीज़ मिल जाती है तो यू मे सर्वाइव. अदरवाइज 1 घंटे के अंदर आप बातचीत करना जो है वो यू लूज द एबिलिटी टू टॉक विद इन 1 आवर. एंड देन फिर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली इट टेक्स अबाउट 5 to 6 hours टॉप्स फॉर अ पर्सन टू डाई. तो वेनम्स बहुत तरह के होते हैं. I'm just saying, ऐसे ही ना, यूँ ये इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए. पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्नेक्स हैं जो वेनमस होते हैं. कोबराज आर यूजुअली वेनमस, और ब्राउन स्नेक जो पाया जाता है वो 2 तरह का होता है. पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है, सिंध के इलाके में पाया जाता है, एंड देन कराची में हेयर एंड देयर फ्यू प्लेसेस यू कुड फाइंड दैट. वो भी डेडलिस्ट हो सकता है प्रोवाइडेड कि उसकी बाइट जो है. अच्छा, बाय द वे, ब्लैक माम्बा के बारे में एक और चीज़ है, वो दूसरों से तकरीबन 12 to 15 टाइम्स इंजेक्ट करता है वेनम.
और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो मल्टीपल बाइट्स करता है, मतलब एक ही मरतबा में 12-15 मरतबा आपको काट सकता है. दिस इज हाउ फास्ट इट इज, ब्लैक माम्बा इज. और अभी मैं ब्राउन स्नेक्स जो हमारे यहाँ उनकी बात कर रहा था. अच्छा, फिर एक ऐसा भी सांप होता है जो उड़ सकता है, इट कैन फ्लोट, ठीक है, और ऑफ कोर्स तो वो भी आपको उड़ के काट सकता है. देन देयर इज अ स्नेक जो अपना वेनम जो है वो स्पिट करता है, और वो इतना एक्यूरेट होता है कि उसको स्पिटिंग कोबरा कहते हैं. अगर वो उसका वेनम आपकी आंखों में चला जाए तो आपको ब्लाइंड कर देता है. और ये उसके हंटिंग की टेक्निक होती है कि जब वो अपने प्रे को देखता है तो उस पर वो स्पिट करता है, आंखों में डाल देता है, उसकी वो अंधा हो जाता है, उसके जाके वो अपने प्रे को क्लॉट कर लेता है. इसी तरह से पाइथन्स होते हैं. पाइथन्स जो होते हैं उनमें जहर नहीं होता, बट वो वेनमस नहीं होते, वेनमलेस होते हैं. लेकिन वो जकड़ लेते हैं, अपने जो प्रे होता है उसको जकड़ लेते हैं. जकड़ने के बाद उसकी हड्डियां जो हैं वो आपस के अंदर ऐसे मैश हो जाती हैं. देन द swallow it and anyway, never mind. Why am I talking like this? I don't know. I just thought that, you know, give you an idea कि exactly मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमको ना इस किस्म के शोज, नॉट ऑन स्नेक्स बट इस किस्म के शोज जरूर करने चाहिए. अच्छा, एक बात बताइए, ऐसी कह रहा हूँ, कभी आपने सोचा कि why is it कि हम आज तक अपने आप को यकसा निज़ाम तालीम नहीं दे सके, या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम सबके लिए एक जैसा नहीं है? Do you know why? Because we never think that it's our responsibility to do anything. It's someone else's responsibility. ये हमारा एक अजीब सा ट्रेंड है कि ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब देखें, शानी भाई की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है दुनिया में, सिर्फ उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Either we're talking about women or we're talking about him. If we are not talking about these two things, he's not going to listen to you. He's not even going to listen to you. But if you're talking about, you know, कैसे हैं सर आप, ठीक है? मैंने आपको माइक ही नहीं खोला हुआ. अस्सलाम वालेकुम. क्या नहीं तो माइक में आवाज नहीं जाए सर? क्यों खोल रहे हैं सर? हम तो आवाज दबाने वाले लोगों में से हैं सर. हमारा ताल्लुक एक सियासी पार्टी से नो, एंड अल्लाह ना करे, अल्लाह ना बताए कि सियासी पार्टी से नहीं है. हाँ जी सर, जी सर. शानी भाई, अल्लाह का शुक्र है. आप बताइए क्या हाल चाल है? आज आपने बारिश को एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया भाई, भीगते हुए आ रहे हैं अभी. भीगते हुए आ रहे हैं और कैसा? अच्छा, बारिश जब बहुत ज्यादा होती है तो आपको तब एंजॉय होता है, तब एंजॉयमेंट लगती है, या फिर जब हल्की हल्की फुहार पड़ रही होती है? हल्की हल्की में ज्यादा एंजॉय होती है. हाँ, आपको याद है रिमझिम पड़े फुहार? क्या गाना सर, सुनाए ना सर, थोड़ा सा सुना दे सर, थोड़ा सा सुना दे सर. यहाँ आके सुनाए कि आप नजर भी तो आए ना. इसका फिर मैं प्लॉट भी सुनाऊंगा, जो मैंने प्लॉट भी लिखा है. आपने खुद भी लिखा है? एक तो ये सितम भी करते हैं, ये सितम भी करते हैं. हाँ, ये सितम भी करते हैं. खुदा हमको महफूज रखे. आई बड़ा अच्छा है भाई. जी ऑफ कोर्स, आपने लिखा अच्छा ही होगा. जी सर, अब आप सुनिएगा, ये चेक कीजिएगा. रिम झिम पड़े फुहार, तेरा मेरा नित का प्यार. ये रिम झिम बाजे मन के तार, तेरा मेरा नित. इंसान की उम्र ज्यादा हो जाए तो अक्सर भूल जाता है. आगे सुना. आए ऐसे पास तुझे से दूर कभी ना जाए, मुरझाए ना दिल की कलियां, अच्छा, कैसी भी रुत आए न पतझड़ रहे बहार, तेरा मेरा नित का. वेरी नाइस सर. वो सुना दे, लटुल जी सुलझा जा रे बालम. लटुल जी सुलझा. आपने तो बहुत सारी सुलझाई है ना. लटुल जी सुलझा जा रे बालम, मैं न हाथ लगाऊं. मैं न लगाऊंगी हाथ रे. नहीं, आप सुनाइए. हाँ, मुझे तो याद है, बस आप सुनाइए ना, सुनाइए. नहीं सर, छोड़े आप, मुझे छोड़े सर, प्लीज गाइए. मुझे सही तरह. लटुल जी सुलझा जा रे बालम, लटुल मैं न लगाऊंगी हाथ रे. रे बालम, लटुल जी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे. चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे, चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे, चाहे डसे सारी रात रे, लटुल जी सुलझा जा. आज ये मेरे मन को जलाए, आज ये मेरे मन को जला. मेरी एक न माने, मेरी एक न
नूरजहां मैडम नूरजहां तो Of course, मैडम है मैडम। बड़े मुश्किल तो फौरन ना मतलब मुझे पता था कहाँ पे आगे टूटेंगे ना। आज ये मेरे मन को जलाए, मेरी एक न माने, कल ये तेरे बस में होगी, कल ये तेरे बस में होगी, बावरी ये ना जाने रे, इस नट खट को 100 बल देना, इस नट खट को 100 बल देना, आए जो तेरे हाथ रे, लट उलझी सुलझा जर बालम, लट उलझी सुलझा जर बालम। Anyway, so yeah, that was that. मैं तो खुदा ना करे, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ये कोशिश भी क्यों की है, but I'm just saying, so that's nice. सर आइए ना सर, क्या बात हो गई आपको, क्या है मतलब आपको कहीं जाने की, कहीं जल्दी जाएंगे आप कहीं? नहीं सर आप मुझे बताइए, आपने वो जो पैरोडी बनाई थी वो क्या थी, वो रिमझिम पड़े फुहार, वो ये कब बनाई थी आपने? एक ड्रामा मेरा जिंदगी का पहला ड्रामा, थिएटर ड्रामा आपने खुद किया था? अंधा मांगे वीसीआर। आप चेक करें, ड्रामे का नाम है अंधा मांगे वीसीआर। आप चेक करें, इनमें बहुत सारे प्लेस किए हैं, जिसमें बंगला ना गाड़ी, आगे क्या, हीरो कबाड़ी, बंगला ना गाड़ी। देयर यू गो, हीरो कबाड़ी, गोविंदा से कभी नहीं निकले ये, हीरो कबाड़ी, बंगला ना गाड़ी, और क्या था, आईपीआर जापान से, अंधा मांगे वीसीआर, और बाप बना आजाब, बाप बना बाप बना आजाब, जी प्लीज, बेगम मेरी डिश एंटीना, बेगम मेरी डिश एंटीना। उस जमाने में, इनके जमाने में आप लोगों को तो पता ही नहीं डिश एंटीना था क्या। ये जिस जगह के ना, जिस जमाने के। अच्छा जी सर। कोठी बंगला ना कोई कार, अंधा मांगे वीसीआर, वेरी नाइस, रुपया लेना है बेकार, अंधा मांगे वीसीआर, डाकू आए बैंक में ऐसे, जैसे मालिक कोई आए, सामने वैन खड़ी हो पुलिस की, और झाड़ू फिर जाए। वाह वाह सर, सुभान अल्लाह सर, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, वेरी नाइस। कुछ नहीं करती ये सरकार, उड़ाए थानेदार, कोठी बंगला ना कोई कार, अंधा मांगे वीसीआर। वेरी नाइस शानी भाई छा गए आप, छा गए यार। ये बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात थी कि क्या आप बाहर वैन खड़ी करके झाड़ू फिर जाए ना। ओ यार, ऑसम, मतलब कमाल, क्या पता खुद भी अंदर भेजते हो। डाकू आए बैंक, बोले जा जाओ हम खड़े लूटो। डाकू आए बैंक में ऐसे, जैसे मालिक कोई आए, सामने वैन खड़ी हो पुलिस की, और झाड़ू फिर जाए। हाँ, झाड़ू फिर कुछ नहीं करती ये सरकार, ये छुड़ाए थानेदार। वाह वाह। अच्छा, इसमें कौन कौन था? इसमें आप हीरो थे? नहीं, मेरा टाइटल रोल था अंधा फकीर में बनाऊं। अच्छा, ओके, अंधा फकीर। ओके, उसमें और कौन कौन था? इसमें हनीफ राजा, सलोमी, ये सब लोग थे सारे, उमर भाई के अलावा बाकी सारी पूरी टीम वही थी। शकील भाई वगैरह थे? शकील भाई भी थे, सभी थे। रियली? जी पूरी टीम। तो आपने एक शो किया था, काफी शोज किए थे? ये कमर्शियल शो थे, उचवी, खादिम हुसैन उचवी। हाँ, आई नो मैम। उनका लिखा हुआ ड्रामा था, इसमें कुछ पोर्शन मेरे लिखे थे, ये गाना मेरा लिखा था, मुझे थ्रू लॉन्च था कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। ओके, फाइनेंशियली। ओके, तो थ्रू आउट फायदा हुआ था आपको इसमें? हाँ, बहुत अच्छा। रियो ऑडिटोरियम में करवाया था। अच्छा, उसके बाद आपने एक प्ले किया था, बंगला ना गाड़ी, हीरो कबाड़ी बंगला, उसमें कौन था? आर्ट्स काउंसिल में किया था। और इसमें कौन था? इसमें सलोमी नहीं थे, बाकी रूही सनम, नाइला रहमान, हनीफ राजा, उसमें भी आप थे हीरो? नहीं, उसमें मैं हीरो नहीं था। फिर कौन था? हीरो लबख्श मेरा दोस्त था, जिसका इंतकाल हो गया, लाला रईस। बहुत अच्छा गुलकार था, बहुत अच्छा अदाकार था। या ऑफ कोर्स वो थे। जी। लेकिन आप फाइनेंसर थे उसके? जी, ओके। आईपीआर जापान से। उसमें तो आप ही होंगे सर, उसमें तो कोई और नहीं हो सकता। मैं अपने ड्रामे में नहीं, वो ठीक है, 2-3 कैरेक्टर रखे, लेकिन बट उसमें आप नहीं थे हीरो नहीं थे। हीरो मैं किसी ड्रामे में नहीं, किसी में भी नहीं थे। ओके, छोटे से अपने टाइटल रोल जो था वो आपका था? जी। आईपीआर जापान में भी? नहीं, टाइटल रोल था उसका, क्या नाम है इसका,
सिकंदर सनम। सिकंदर सनम, वही थे आईपी जापान। वही जापान से आए थे। जी, वो जापान से आए थे, 3 बेटे। तो कौन सा प्ले था जिसमें आपका टाइटल रोल था? अंधा मांगे भी। अंधा मांगे भी, उसमें यू वर द टाइटल रोल। ओके, तो उमर भाई के साथ आपने काम नहीं किया? उमर भाई के साथ काम नहीं किया, इत्तेफाक की बात है, वो जब हम इंटर हुए यहाँ पे तो लाहौर चले गए? तो वो लाहौर में। दैट्स व्हाई। बहुत ही ऑफ कोर्स। उमर भाई के साथ काम कल तो वैसे भी जुमेरात है, पता ही आपको। वो तो जाना। एनीवे, तो ये दिस इज क्रेजी मैन, दिस इज शानी भाई तो। और कौन कौन से आपको? वहीद मुराद साहब भी तो बहुत पसंद है ना? वहीद मुराद साहब, क्या बात है ना? क्या बात। उनका एक गाना मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार। अच्छा, ये फॉरेन जोन में आ गया ना। तो मुझे पता है फरमाइश होगी तो भाई अपने आप को संभाल लो ना भाई। अच्छा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे हम जिस जमाने में टीवी 1 पे होते थे, तो उस जमाने में ज़ाहिर है मैं बहुत लेट निकलता था, तो ये सब हमारे 6-7 बजे के बाद की महफिलें होती थी। मैं थक जाता था, मैं आराम से कुर्सी पे बैठता था और सामने शानी भाई होते थे और शानी भाई फिर गाने सुनाते थे, जो भी। और आज भी यही हाल है, तो कुछ चीजें कभी नहीं बदलती ना, कभी भी नहीं बदलती। जी सर। आप दूसरे वहीद मुराद आज के? या राइट, ओके, नाइट। या प्लीज। मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा। अभी दिल की आवाज, मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा। मुझे अपने रब से नाज के आस मुझे अपने रब से आस के मेरा प्यार मिलेगा। मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा। कितनी बहारें कितने मौसम बीते तुझ बिन कितने साल। कितनी बहारें कितने मौसम बीते तुझ बिन कितने साल। पाँव में छाले लब पर नाले, पाँव में छाले लब पर नाले। तेरी मोहब्बत में ये हाल किसको दूं आवाज के मेरा कि बिछड़ा यार मिलेगा। किसको दूं आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा। मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार। खोज में तेरी चलते चलते इश्क यहाँ तक पहुँचा है। खोज में तेरी चलते चलते इश्क यहाँ तक पहुँचा है। ढूंढ ही लेगा तुझको जोगी, ढूंढ ही लेगा तुझको जोगी। जोगी ये तेरा कहता है, जोगी ये तेरा कहता इश्क पे मुझको नाज के बिछड़ाया। इश्क पे मुझको नाज के मेरा यार मिलेगा। मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार। तरह तरह के मिले मुसाफिर, मिला न कोई बिछड़ा साथी। तरह तरह के मिले मुसाफिर, मिला न लेकिन बिछड़ा साथी। उन तक मेरी आह न जाती, लेकिन ये आवाज तो जाती, लेकिन ये आवाज तो जाती। मरते दम तक आस के मेरा यार मिलेगा। मेरे दिल की मेरा प्यार मिलेगा, आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा। क्या बात है शानी भाई, जबरदस्त सर, जबरदस्त। वेरी नाइस। अच्छा, ये वाली जो मोहब्बतें होती है ना, ये आप कभी खरीद नहीं सकते। कभी मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर मुझे एक तरफ तोहफा मिले कि मुझे पूरी दुनिया में ट्रैवल करना है और जाना है, और अनलेस एंड अनटिल आई हैव टू सी माय डॉटर, उसके अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, और एक तरफ मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि मैं अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली शानी के साथ कुछ टाइम बिताऊंगा, तो आई विल ऑलवेज चूज हिम। ये इसमें कोई शक नहीं है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई हैव नोन इन माय लाइफ, थ्रू आउट आई हैव नोन इन माय लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट पीपल। What he knows, a lot of people cannot even conceive about me. उनको कुछ नहीं पता। अगर आपको मेरे बारे में genuinely किसी से कुछ पूछना है, या मेरे बाद अगर मैं पहले चला गया तो, और मेरे बाद कोई शख्स मेरे बारे में वाउच कर सकेगा, तो उसमें शानी इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोस पीपल। अच्छा, एक गाना है सर, अब तो सर मैं तो फरमाइशें करता हूँ ना, वो मैं तो करता हूँ, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। अच्छा, एक बात है, आप देखें, आप अदा चेक करें, अदा फौरन वही सवाल आ जाती है, फौरन जैसे ही मतलब ये हुआ ना, एकदम से शानी भाई क्या। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई थी वहीद भाई से? एक बार मुलाकात हुई है। कैसी मुलाकात थी वो? भाई, इनके घर के बाहर हम खड़े थे। हाँ, दोपहर का 3:30-4 बजे का टाइम था। ओके।
गर्मी थी, हम साइकिल पे जा रहे थे, तारिक रोड पे रहते थे। Yeah. इसमें शादमान सेंटर इस टाइम बना है उसमें, Okay. उनके बंगले। Okay. तो बंगले के बाहर खड़े थे, दरख्त लगा तो बंगले के बाहर धूप हो रही थी। हाँ. मैं अपने मामू के साथ था, साइकिल पर जा रहे थे। Okay. रुके, मैंने कहा Okay. यार ये वहीद साहब का घर है, वहीद रात का घर है। इतनी देर में हम ये बात ही कर रहे थे, बाहर से गाड़ी आई रोड से, तो अंदर गेट में जाने के लिए उन्होंने हॉर्न बजाया, और मेरे वहीद साहब, वहीद साहब। तो हम देख के तो कबक कर रहे, तो हम उनके फैन, हमसे बात भी नहीं हो सकी। तो लेकिन वो अंदर, गाड़ी दरवाजा खुला, अंदर गए, हम अंदर चले गए। आप भी चले गए अंदर? हाँ चले गए। सीरियसली? हाँ, वहीद मुराद के घर के अंदर चले गए आप? मेरा फैन थे ना। तो फैन हो तो क्या हो, मतलब डरते मतलब यार चलो चलते हैं, बात करते हैं। Okay. अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिलाया, बस उसके बाद उनकी वालदा भी सामने खड़ी थी, जाफरी से बनी थी, वहाँ खड़ी थी, और चौकीदार ने क्या बात है, ओके अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिलाया, खैरियत है, उससे कुछ बात ही नहीं हो सकी, बस ठीक है, ओके चले गए। हाँ, बस इतना किया? इतनी मुलाकात हुई मेरी बस। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये होता है फैन मोमेंट ना, मतलब ये कितनी बड़ी बात है क्या वहीद साहब, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। मैं आपको बताऊं, वो आई थिंक आई वाज वाचिंग वन ऑफ द इंटरव्यूज शाहरुख खान का, तो उसमें वो बताने लगे कि उनका कोई आई थिंक वो रजत साहब के साथ कोई इंटरव्यू कर रहे थे, तो कहने लगे एक दफ़ा कुछ ऐसा हादसा हो गया कि उनके घर में कोई दावत हुई होगी, तो उसमें कुछ जर्नलिस्ट वगैरह भी आए होंगे। उनमें से एक जर्नलिस्ट जो था, या पता नहीं जर्नलिस्ट थे या कोई और थे, वो रुक गए पीछे और वो स्विमिंग पूल में नहाने लगे और अपना तौलिया वगैरह साथ लाए थे। तो गार्ड्स वगैरह ने उनको पकड़ के निकाला, बोले आप क्या कर रहे हैं? तो बोला कुछ नहीं, बस मैं नहा रहा था मैं, और मुझे मिलना कुछ नहीं है उससे, शाहरुख खान से मुझे मिलना नहीं है, बस मैं तो यहाँ नहाने आया था। तो उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा नहीं मैं नीचे आता हूँ और मैं बात करता हूँ, देखो ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझसे कहेंगे नहीं मुझे मिलना कोई नहीं है, मैं तो ये देख रहा था जिस पानी में शाहरुख खान नहाता है वो कैसा पानी है। तो दिस इज व्हाट इट इज। अभी वहीद मुराद साहब जो थे ना, वो मेरी हमेशा से, मैंने उनको कभी नहीं देखा, मैंने मतलब पिक्चर्स के अंदर ही देखा वहीद साहब को, बट मैं वहीद साहब का ऐसा पंखा हूँ। आपकी सोच है, आपकी सोच है, मतलब मुझे अगर आप ये कहें ना कि मुझे आई हैव टू पिक वन पर्सन इन द वर्ल्ड जिसके साथ जिंदगी में मैं कभी काम करना चाहूँ, तो दैट्स वहीद साहब। ओफ मेरे खुदा, ही वाज जस्ट एन अमेजिंग पर्सन। अच्छा, एक्टिंग बहुत अच्छी करते थे, बट समहाउ उनको रोमांस करना एक ठप्पा लग गया था कि वो रोमांटिक हीरो थे, चॉकलेटी हीरो थे। हालांकि वो बहुत अच्छी, वो कॉमेडी बहुत अच्छी करते थे, बहुत अच्छी फिल्में की, कॉमेडी भी की है ना, और एक्शन भी किया। इवन हीरो जो उनकी लास्ट फिल्म थी वो बहुत अच्छी थी, आई रियली लाइक दैट, वो बहुत अच्छी थी और कमाल मतलब फिल्म थी। और नदीम साहब, क्या मतलब, मैं आपको सच बता रहा हूँ, उफ क्या हीरोज हैं ये। शाहिद साहब वाज अमेजिंग। अभी बल्कि मैं कौन सा गाना देख रहा था शाहिद साहब का, शाहिद साहब थे और शबनम थी, हमारी सांसों में आज तक वो है ना कि खुशबू में, उफ में अमेजिंग। तो यही सुना देना, हमारी सांसों में आज तक, वो मेहदी हसन साहब का वर्जन। हमारी सांसों में आज तक, भाई वो मुझे इतना याद नहीं है। याद तो आपको पहले वाले भी नहीं थे, बट कौन बोल रहा है, कुछ भी याद आ जाते हैं जब आप साथ में होते। सर बताइए ना सर, हमारी सांसों में। हमारी सांसों में आज तक वो है ना कि खुशबू महक रही है, लबों पर नगमे में चल रहे हैं। हमारी सांसों में आज तक वो है ना कि खुशबू महक रही है। आगे सुना। अच्छा, मुझे पता था ना। You know. सर वो मेहंदी हसन खासा बड़े लोग हैं, बड़े लोग तो मैडम नूर जहां। अच्छा, ये गाने बड़े सिंपल लगते हैं, बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन आपकी उठान गलत हो जाए ना, आप उस गाने को खत्म नहीं कर सकते। गाना तो छोड़े, आप उस लाइन को खत्म नहीं कर पाएंगे। You know, I have utmost respect to Atif Aslam because I think I've only seen him perform, you know, वैसा भी कोई गाने वाले नहीं. You pick any Atif Aslam song and I can guarantee you this, other than Atif, no one can sing that song better. सवाल ही नहीं पैदा होता. वो आतिफ को आतिफ ही गा सकते हैं, आतिफ को आतिफ के अलावा कोई नहीं गा सकता. I am a huge Atif Aslam fan and I think मेरे ख्याल में he's a blessing yeah to music. He really is because it's unbelievable, unreal. ये talent जो है पाकिस्तान का ये unreal है. बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं but Atif Aslam is just by far I think one of the best singers we ever had or anyone ever had because I think वो बहुत कमाल है. अच्छा मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद we'll talk. अभी तो प्रैक्टिस की थी आपने, सही हो गया था. मुश्किल गाना है सर. कोई बात नहीं, हो जाएगा.
कभी जो थे, कभी जो थे प्यार किया, प्यार की कभी जो थे प्यार की जमानत, जमानत, वो हाथ है गैर की अमानत, अमानत, जो कसम खाते थे चाहतों की, उन्हीं की नीयत बहक रही है। जो कसम खाते अब आ थे गया ना? चाहतों की, उन्हीं की नीयत बहक बहक रही हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। किसी से कोई गिला नहीं है, किसी से कोई गिला नहीं, नसीब में ही वफा नहीं है, नसीब नसीब ही में वफा नहीं, नसीब ही में वफा नहीं है। जहाँ कहीं था हिना को खिलना, हिना वहीं पे महक रही है। जहाँ कहीं था हिना को खिलना, हिना वहीं पे महक रही है। हमारे सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही। बहुत अच्छे, आ तो गया। क्या कर रहे हैं आप? मुश्किल है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ती है जब जाके। पर हो गया ना? यस हो गया, हो गया। सर आपका फेवरेट गाना, ऑल टाइम फेवरेट? ऑल टाइम फेवरेट, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया। सर गाइए सर, दिल को जलाना हमने छोड़। अगेन भाई साहब चेक कीजिए। दिल को जलाना, हाय दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। तेरी लगन में निकले, तेरी लगन में निकले और खो गए हम, पूछना क्या थे क्या हो, पूछना क्या थे क्या हो गए हम। गम से अगर दामन न छुड़ाते, गम से अगर दामन न छुड़ाते, मौत से पहले ही मर जाते। इस जिंदगी के लिए, दिल की खुशी के लिए, इस जिंदगी के लिए, दिल की खुशी के लिए, सारा जमाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। आगे क्या? मिलता है गम ही यहाँ दिल को लगा के, हमने ये जाना सब कुछ लुटा के, प्यार का अब हम नाम न लेंगे, प्यार का अब हम नाम न लेंगे, नादानी से काम न लेंगे, दिल ना लगाएंगे हम, अब मुस्कुराएंगे हम, दिल ना लगाएंगे हम, अब मुस्कुराएंगे हम, आंसू बहाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। क्या बात है सर, आप मतलब चैंपियन है सर, आप चैंपियन सर, भाई साहब चैंपियन। तो कुछ याद नहीं कुछ नहीं, आपको तो सारे गाने याद हैं, सारे मतलब आपको तो अच्छे खासे गाने याद हैं, ऐसा तो नहीं है काफी भाई। नहीं नदीम साहब के भी याद है, इससे पहले कि तेरी चश्मे करम, माजरत की निगाह बन जाए। अरे सर मुझे छोड़िए सर, मेरा तो छोड़ दें सर, आप गाइए ना। इससे पहले कि तेरी चश्मे करम, माजरत की निगाह बन जाए, प्यार ढल जाए मेरे अश्कों में, आरज़ू एक आह बन जाए, मुझ पे आ जाए इश्क का इल्जाम, और तू बेवफा, और तू क्या बन जाए, और तू बेगुनाह बन जाए, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। इससे पहले कि तेरी चश्म करम, माजरत की निगाह बन जाए, प्यार ढल जाए मेरे अश्कों में, आरज़ू एक आह बन जाए, मुझ पे आ जाए, मुझ पे आ जाए इश्क का, और तू बेगुनाह बन जाए, और तू बेगुनाह बन जाए, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा
शहर छोड़ जाऊंगा। आगे छोड़कर साहिल मुराद चला, छोड़कर साहिल मुराद चला, अब सफीना मेरा, अब सफीना मेरा कहीं ठहरे, जहर पीना मेरा मुक़द्दर, जहर पीना मेरा मुक़द्दर, और तेरे होंठ दिल नशी ठहरे, और तेरे होंठ, और तेरे होंठ दिल नशी ठहरे, किस तरह तेरे आस्था पे रुकूं, किस तरह तेरे आस्था जब न पाऊं तले जमी ठहरे, जब न पाऊं तले जमी ठहरे, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। मुझको इतना जरूर कहना है, मुझको इतना जरूर कहना है, वक्त रुखसत सलाम से पहले तोड़ लूं रिश्ता-ए नजर में भी, रिश्ता-ए नजर में भी, तुम उतर जाओ बाम से पहले, तुम उतर जाओ बाम से पहले, ये मेरी जान मेरा वादा है, मेरी जान मेरा वादा, कल किसी वक्त शाम से पहले, कल किसी वक्त शाम से पहले, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मुझको इतना जरूर कहना है, वक्त रुखसत सलाम से पहले तोड़ लूं रिश्ता-ए नजर में भी, तुम उतर जाओ बाम से पहले, ये मेरी जान मेरा वादा है, कल किसी वक्त शाम से पहले मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। वेरी नाइस सर, सुपर हिट फिल्म थी ये शमा परवान। शमा और परवान, इसका वो था मेरे दिल की है आवाज, नहीं वो क्या था, मैं तेरे अजनबी शहर में। सर सुनाए ना सर, वो तो बहुत कमाल गाना। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में। किससे पूछूं मैं तेरा पता, किससे पूछूं मैं तेरा पता, लोग उड़ाते हैं मेरी हंसी, लोग उड़ाते हैं मेरी हंसी, तेरी राहों से हूँ बेखबर, तेरी राहों से हूँ बेखबर, देख आकर मेरी बेबसी, देख आकर मेरी बेबसी, तुझसे मैं दूर, तुझसे मैं दूर, कितना मजबूर हूँ, कितना मजबूर, जख्म दिल के दिखाऊं किसे, तुझसे मैं दूर हूँ, कितना मजबूर हूँ, जख्म दिल के दिखाऊं किसे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे तुझको पाने की ये आरज़ू, तुझको पाने की ये आरज़ू, अपने दिल में छुपाए हुए, कब तलक यूं भटकता फिरूं, कब तलक यूं भटकता फिरूं, बोझ गम का उठाए हुए, गम का उठाए हुए, राह वीरान है दिल परेशान, राह वीरान है दिल परेशान है, खत्म होते नहीं फासले, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे,
मैं तेरे अजनबी शहर में क्या बात है, ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे। सर एक गाना है, ट्रिब्यूट है एंड मुझे बहुत पसंद है। कुछ बोल के खामोशियां तड़पाने लगी हैं, चुप रहने पे मजबूरियां याद आने लगी हैं, तू भी मेरी तरह हंस ले, आंसू पलकों पे थाम के, जितनी है खुशी ये भी अश्कों में ना बह जाए, अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोकों को। Anyways, ladies and gentlemen, good night. This is Mira FM 107.4.